स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भूषण हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबा संघर्ष बहुत सालों से करते आ रहे हैं। प्रशांत जी, हमारे स्वराज अभियान के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला प्रश्न प्रशांत जी, ये कुछ दिनों पहले पनामा पेपर्स से बहुत सारे देशों में दुनिया भर के कई राजनेताओं को पनामा पेपर के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा क्या है इस पनामा पेपर में? पनामा पेपर क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, पनामा एक छोटा सा देश है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, जहाँ पर एक कंपनी थी मोसैक फोंसेका के नाम से, जो एक बेसिकली एक अकाउंटेंसी कंपनी थी, जिसका खास काम ये था कि शेल कंपनियाँ खोल खोल के पूरे दुनिया में अलग अलग जो टैक्स हेवन्स होते हैं वहाँ पर उनके अकाउंट खोल दें, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता थे पूरे देश के, खासकर तीसरी दुनिया के, भारत जैसे देशों के, उसके जो बड़े राजनेता और बड़े बिजनेसमैन उनके पास जाते थे कि भाई हमारे लिए भी शेल कंपनी खोल दीजिए किसी टैक्स हेवन में, हम अपना जो अवैध रुपया है, चाहे वो भ्रष्टाचार से बनाया गया हो, चाहे वो इनकम टैक्स चोरी से बनाया गया हो, हम वो रुपया बाहर ले जाना चाहते हैं, बाहर के किसी बैंक में, ऐसे बैंक में रखना चाहते हैं जहां पर किसी को पता ना लगे। तो उनका खास काम ये था कि वो इस तरह के बैंक्स में शेल कंपनी बना बना के उसमें अकाउंट खोल देते थे, और उन शेल कंपनी की ओनरशिप छुपी रहती थी कि पता नहीं लगता था कि कौन उन कंपनियों का ओनर है, उसके दस्तावेज उनके हाथ में रहते थे, और वो बहुत साल से ये काम कर रहे थे। 2016 के अप्रैल के शुरू में इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो एक जर्नलिस्ट की एक संस्था है जिसमें कि हर देश के कुछ प्रतिष्ठित मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मिले, और मोसैक फोंसेका इस कंपनी के, इन्होंने जिन जिन लोगों के अकाउंट्स खोले थे शेल कंपनियां बना बना के, और उन्होंने वो कागज़ जो है एक अखबार को दिए, और जर्मन अखबार था, उस जर्मन अखबार ने देखा कि इतने सारे लाखों डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, तो उन्होंने फिर ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का गठन किया, और उन लोगों ने फिर ये सारे छानबीन करके एक 7 अप्रैल 2016 में इसका पूरा खुलासा किया। हर देश के अखबार ने अपने अपने देश के लोगों का खुलासा किया। हिंदुस्तान में ये इंडियन एक्सप्रेस ने किया, और उस खुलासे में ये पता लगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे राजनेताओं के अकाउंट्स अलग अलग बैंक्स में, खासकर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के बैंक्स में, उसमें निकले। राजनेताओं के भी, बिजनेसमैन के भी। एक जैसे राजनेता जिसका नाम निकला, वो रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बेटा अभिषेक सिंह, दो उसका अकाउंट में नाम लिखा है अभिषेक सिंह, लेकिन उसका एड्रेस जो दिया हुआ है वो ठीक रमन सिंह का ही एड्रेस है। और 2 कंपनियां, क्वेस्ट हाइट्स और एक और कंपनी, 2 कंपनी भी उसकी वही शेल कंपनीज उसके नाम से वहाँ पर बनाई गई हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। और ये ठीक उसी समय अकाउंट्स खोले गए जब ये अगस्ता वेस्टलैंड की डील छत्तीसगढ़ की सरकार ने करी, जिस डील में बगैर कोई कंपेटिटिव बिड्स मंगाए सिर्फ ये अगस्ता वेस्टलैंड का एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड से ही 4 जुड़ी कंपनियों, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके एजेंट थे, उनसे बिड मंगा ली, और एक कंपनी को ज़्यादा दाम पर वो से हेलीकॉप्टर खरीद लिया, और उसी के आसपास ये अकाउंट खोला गया अभिषेक सिंह के नाम से, जो क्लियरली अभिषेक सिंह का है। उसमें कितने रुपए डाले गए ये तो ठीक पता नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर डील में कई करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया।
तो अब इतना सब खुलासा हो गया, इन सब लोगों के नाम आए। भारत में और किन किन लोगों के नाम थे सर, उन्हें भी उनके बारे में बताएं। नहीं, बहुत सारे ये बिजनेसमैन वगैरह थे मोस्टली। ये गौतम अडानी के बड़े भाई अनिल अडानी का नाम था, या विनोद अडानी उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम था। देन ऐश्वर्या राय का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम था, और इस तरह से और बहुत सारे लोगों के नाम थे। लेकिन अब आज तो करीब करीब 1.5 साल हो गया ये खुलासा हुए, या 1.25 साल हो गया। सबके सामने ये खुलासा हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने तो कई दिन तक अपने पूरे अखबार में ये सब खुलासा किया, लेकिन इतने बड़े खुलासे के बाद भी आज तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन कि किसी को जेल भेजा गया हो, किसी को पकड़ा गया हो, कोई पैसा वापस आया हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इससे और भी गंभीर बात है कि इससे पहले 2011 में भारत के पास HSBC का जेनीवा बैंक के जितने हिंदुस्तानी लोग थे जिनके अकाउंट्स थे वहाँ पर, वो हिंदुस्तान के सरकार के पास आ गए, क्योंकि एक विसल ब्लोअर था फलसियानी, उसने जो वहाँ काम करता था, उसने वो सारा डेटा जो है बैंक से निकाल कर और फ्रेंच सरकार को दिया, और फ्रेंच सरकार ने भारत सरकार को भेजा। 2011 में आ गया था। हम लोगों ने, जब हम लोग आम आदमी पार्टी का गठन कर रहे थे, ठीक उसी समय नवंबर 2012 में इसका पूरा बड़ा खुलासा किया था, क्योंकि हमको पता लग गया था कि भाई इसमें अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी 100 करोड़, एक कांग्रेस की MP थी अनु टंडन, उनके 125 करोड़, उनके हस्बैंड संदीप टंडन जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनके बहुत सारे करोड़, नरेश गोयल, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम थे उसमें, और बहुत बहुत पैसा उन अकाउंट्स में था। वो खुलासा हम लोगों ने 2012 के नवंबर में किया था। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा उसका और डिटेल्ड खुलासा फरवरी 2015 में किया, जबकि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास ये सारे दस्तावेज आ गए, और इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पूरी छानबीन करने के बाद सारे नाम इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर सामने रखे गए। भारत सरकार के पास तो पहले ही से थे, 2011 से थे, लेकिन आज तक हम लोगों को तो नहीं पता कि भाई किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। क्या कोई पैसा वापस आया, क्या किसी को जेल में भेजा गया? हमने तो नहीं देखा कि उनमें से कोई भी आदमी जेल में गया। हमने तो नहीं देखा कि किसी का भी प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, चाहे वो इनकम टैक्स का प्रोसिक्यूशन हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोसिक्यूशन हो। इतने बड़े बड़े दावे करे गए। मोदी जी ने इलेक्शन के समय इतने बड़े दावे किए कि भाई हम काला धन तुरंत वापस ले आएंगे, हर एक भारतीय के जेब में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे जब काला धन वापस आएगा। लेकिन इतने साल हो गए, कुछ नहीं किया गया। मैंने खुद मोदी जी को 2 चिट्ठियां के साथ, सारे दस्तावेज के साथ, मुकेश अंबानी का 6,530 करोड़ रुपया एक सिंगापुर की एक बोगस कंपनी से इनकी 4 निजी कंपनियों में गया, जो 100% इनकी निजी कंपनियां हैं, उसमें भेजा गया, जिसमें कि सिंगापुर हाई कमीशन ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि भाई ये पैसा ऐसी कंपनी से भेजा गया है जिसने बोला है कि उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा FDI सिंगापुर से हिंदुस्तान में होता है और 4 मुकेश अंबानी की कंपनियों में जाता है, तो इसमें जरूर कोई दाल में काला है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन हमें तो नहीं पता कि उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। सर, उसमें अनिल अंबानी का भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो आपने चिट्ठी लिखी थी। हाँ, दूसरी चिट्ठी मैंने अनिल अंबानी के बारे में लिखी जिसमें इनकम टैक्स छानबीन कर चुकी थी। मैंने जो दस्तावेज भेजे वो इनकम टैक्स के ही दस्तावेज थे, जो ये दिखाते थे कि उसी तरह से एक बोगस सिंगापुर कंपनी से $750 मिलियन अनिल अंबानी की 2 निजी कंपनियों में भेजे गए। अब
किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, और फिर भी ये बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि भाई हमने काला धन खत्म करने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। उधर पाकिस्तान में आइसलैंड के तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि उनका नाम इसमें आ गया पनामा पेपर्स में। इसी तरह से पुतिन का नाम आ गया, पुतिन ने तो नहीं रिजाइन किया क्योंकि वहां पर तो एक तरह की बोगस डेमोक्रेसी है, पर वहां आइसलैंड में लोग सड़क पर उतर आए तो उनके प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। इधर नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाया, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स बनवाए कि पनामा पेपर्स में उनके रिश्तेदारों के नाम आए हैं, तो उसका छानबीन करके पता लगाकर हमको बताइए। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी गई कि भाई हाँ उन्हीं का पैसा है, नवाज शरीफ का ही पैसा लगता है, काफी सारा पैसा है। भ्रष्टाचार के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बोला कि आपको हटना पड़ेगा, और उसको हटना पड़ गया। हमारे देश के भी जनता को अपने न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है सर। इस पर हमारे न्यायपालिका का क्या रुख रहा है? पनामा पेपर्स का कोई केस गया है उनके पास, वो उन पर कुछ प्रक्रिया हुई है शुरू? पनामा पेपर्स का स्पेसिफिक केस तो ऐसा नहीं गया है, लेकिन एक काले धन का केस काफी साल से चल रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक एसआईटी का गठन हो। एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन उस एसआईटी में 2 रिटायर्ड जज हैं, एक थोड़े वृद्ध जज हैं, दोनों ही वृद्ध जज हैं, लेकिन उनका जो सारा सपोर्ट स्टाफ था वो भारत सरकार का था। खासकर एक केवी चौधरी नाम के आदमी थे जो उसके एडवाइजर थे, जो मेनली सारा मैनेज करते थे एसआईटी को। उन केवी चौधरी साहब वो इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन के हेड थे, उससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन भी बने, उससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर इन्वेस्टिगेशन थे, उससे पहले डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन थे पूरे देश के इनकम टैक्स के। उनके समय सहारा कंपनी पर और बिरला कंपनी पर छापे मारे गए। छापे मारने के बाद दस्तावेज बरामद हुए बहुत सारे, उनके कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन निकाली गई। सहारा की कंपनी में तो एक बड़ी सी स्प्रेडशीट निकली जिसमें लिखा था कि 117 करोड़ रुपए कैश में नकद कहां कहां से कौन कौन से दिन को सहारा के पास आए, और दूसरी तरफ लिखा था कि किस दिन कितना पैसा किस आदमी को कहां पर किसने जाकर दिया। पूरी डिटेल लिखी थी, और उसमें करीब 50 एंट्री थी, जिसमें से 9 एंट्री थी 5-5 करोड़ की, और 7 एंट्री 5-5 करोड़ की, 2 एंट्री 2.5 करोड़ की, जिसमें लिखा था मोदी जी गुजरात सीएम को जाकर अहमदाबाद में फला आदमी ने दिए, कन्हैया जी ने जाकर दिए। अब उस पर तो सीधा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करना चाहिए था, सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन इन साहब ने, चौधरी साहब ने उसको दबा दिया, और उनको उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद फिर ये जो फलसियानी साहब थे, जिन्होंने, जो एचएसबीसी के विसिल ब्लोअर थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी एसआईटी के चेयरमैन को, जस्टिस शाह को, कि भाई मैंने आपके तरफ से या हिंदुस्तान सरकार की तरफ से केवी चौधरी, जो ये इनकम टैक्स वाले आदमी थे जिनको एसआईटी का एडवाइजर बना दिया गया था, उनको आप लोगों ने भेजा मेरे पास। मैंने उनको बताया कि भाई मैं बहुत सारी और इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, सिर्फ अकाउंट्स के बारे में नहीं, बट किस तरह से ये पूरा खेल खेला जाता है, किस तरह से लोग पैसा बाहर ले जाते हैं, कहां कंपनियां बनाते हैं, वहां से लॉन्डर करके ले जाते हैं, मैं पूरा आपको सब बता सकता हूं। लेकिन आपकी तरफ से कोई इच्छा जाहिर करी नहीं गई कि आप लोगों को या हिंदुस्तान सरकार को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं क्या करता। तो देश भर में जन लोकपाल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप भी उसके नहीं, मैं उसके बाद बताना चाहता हूं। अनफॉर्चुनेटली
ये मामला जो है बिरला सहारा वाला, बिरला वाले भी बहुत सारे दस्तावेज मिले, इनकम टैक्स के अफसरों ने उसकी छानबीन भी करी, 25 करोड़ रुपए नकद वहां मिला। सहारा का तो 135 करोड़ नकद मिला, बिरला का 25 करोड़ मिला नकद। और बिरला के जो ग्रुप चेयरमैन थे उनके कंप्यूटर में एंट्री मिली कि 25 करोड़ रुपए गुजरात सीएम को दिए गए 2013 में, जब मोदी जी वहां के सीएम थे। और यह भी मिला कि बहुत सारे और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसरों को पैसे दिए गए वगैरह वगैरह। और ये भी वहां के जो जिसके पास ये 25 करोड़ रुपए मिले थे जिसकी अलमारी से, उसने बोला कि भाई हमारे पास हवाला डीलर पैसे लाते थे और फिर ग्रुप चेयरमैन हमको बताते थे किस किस को जाकर पैसा देना है। और इनकम टैक्स ने उस हवाला डीलर से पता भी कर लिया और उसने ये बात कंफर्म भी कर दी। सब कुछ कंफर्म होने के बाद भी फिर भी कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया गया। तो हम लोगों ने कॉमन कॉज की तरफ से एक पिटीशन फाइल करी थी केवी चौधरी के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हुए। उसमें हमने एप्लीकेशन डाली कि भाई केवी चौधरी ने बिरला सहारा दोनों के इन्वेस्टिगेशन दबा दिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन जबकि पूरा कानून ये कहता है कि जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि भाई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े पब्लिक सर्वेंट्स को खूब सारा पैसा किसी कंपनी ने दिया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया और बोला कि भाई बड़े बड़े लोगों का इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया जा सकता। तो एक तरफ तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जिसने कि वहां के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया खुद इन्वेस्टिगेशन करवा के पनामा पेपर्स का, और दूसरी तरफ हमारे सुप्रीम कोर्ट का रुख ये रहा कि भाई हम तो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने देंगे। सर, देश भर में 2011 से उस समय के बाद जन आंदोलन, जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन छिड़ा जिसमें आपकी भी भूमिका रही, देश भर के सभी नागरिकों की भूमिका रही। आज अगर जन लोकपाल होता तो उससे क्या फर्क पड़ता, उससे क्या बदलाव आता? देखिए, अगर आज जन लोकपाल होता जो सरकार से पूरा स्वतंत्र रहता, तो आज पनामा पेपर्स का इन्वेस्टिगेशन वो करवाता, HSBC का इन्वेस्टिगेशन वो करवाता, बिरला सहारा का इन्वेस्टिगेशन वो करवाता। और इसी वजह से मोदी जी ने 3.5 साल में भी, 3.25 साल में भी कोई लोकपाल बनने नहीं दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्वतंत्र संस्था बने जो कि इस तरह का करप्शन, भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो यही चाहते हैं कि भाई CBI, जो कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये तो पिंजड़े में एक तोता है सरकार के हाथ में, जो सरकार कहेगी वही बोलेगा, वही करेगा, उसी तरह से काम उससे CBI से करवाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, और ऑपोजिशन के खिलाफ जब आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना हो तो आप करवा लीजिए। ये तो ठीक है कि ऑपोजिशन में बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन भाजपा के भी तो हैं। अभी रमन सिंह का निकला, रमन सिंह के तो खैर बेटे का ही अकाउंट निकला, अगस्ता वेस्टलैंड डील में उनका पूरा हाथ दिख रहा है, उन्होंने ही किया वो सारा वो सौदा। लेकिन उनका भी एक मंत्री का निकला कि उसने करीब 42 हेक्टेयर जमीन, 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन फॉरेस्ट की और आदिवासियों की हड़प ली। उसके खिलाफ कोई CBI नहीं भेजी जाती, उसके खिलाफ कोई इनकम टैक्स नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये दोनों सब सरकार के हाथ में है और वो सरकार की जो भाजपा पार्टी है उसी के लोग हैं। लोकपाल होता तो फिर इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता, और इसीलिए लोकपाल बनने नहीं दिया जा रहा। सर, अब हमारे देश के नागरिकों के लिए एक आखिरी संदेश, और सरकार से आप कोई अपील करना चाहते हैं तो वो भी करें। देखिए, सरकार से अपील करना तो अब बेकार होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई लोकपाल का गठन करिए। हम सरकार से कहना चाहते हैं, विसल ब्लोअर एक्ट को नोटिफाई करिए, लोकपाल का गठन करिए। अब इस तरह के भ्रष्ट लोगों को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ना बनाइए। CBI को सरकार के चंगुल से मुक्त करिए और उसको लोकपाल के तहत ले आइए। बहुत सारी चीजें हैं।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को जो खत्म करने का अमेंडमेंट लाया गया है वो मत लाइए। वो बिल्कुल बहुत ही खराब अमेंडमेंट है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सरकार की सहमति के बगैर कोई भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकता। फिर तो सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं देगी। और जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, जन लोकपाल का आंदोलन। करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, लाखों युवक उसमें शामिल हुए, कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। आज हालात बेहतर के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं चल रहा, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संस्थाएं बनी थीं, कानून बने थे, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा। इसलिए आज समय आ गया है कि हमारे जितने देशवासी हैं, खासकर युवक लोग जो आज चिंतित हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, उसके बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता, उसके बगैर नौकरियां नहीं आ सकती। आज तो नौकरियों का बड़ा अभाव हो गया है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भ्रष्टाचार होने लगा है, बेईमानी होने लगी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के इम्तहान हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान हो, सिविल सर्विसेज वगैरह के, सब में भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब व्यापम की तरह हर जगह हो रहा है। तो आज समय आ गया है कि सब लोगों को मिलकर एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। उसके बगैर देश डूबेगा, हम सब डूबेंगे।